डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या जनरली, और माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, ये ऐसी बातें पढ़ने के साथ साथ मैं ये जरूर उससे पहले बताना चाहूँगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है सब्जेक्ट के तौर पे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, उसका डिप्लोमा या डिग्री यानी कि बीटेक या फिर बीएससी के भी कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग करिकुलम में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो कि माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हमें समझ नहीं आ सकता है। तो ऐसा नहीं है। तमाम वीडियो यूट्यूब पे और भी पड़े हुए हैं, और आप चाहे तो मैंने भी कोशिश किया है कि सिंप्लीफाई कर पाऊँ माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट के तौर पे। तो माइक्रो प्रोसेसर के बिना आज की डेट में शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे लाइफ में हर जगह है। चाहे हम कुछ भी डिजाइन करते हो तो एक लैपटॉप पे करते हैं, और लैपटॉप के इनसाइड में माइक्रो प्रोसेसर है। मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर अगर प्रोसेसिंग डिवाइस है तो वो माइक्रो प्रोसेसर है। तो ओवरऑल हाँ, गेमिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो गेमिंग की फील्ड में भी देखें तो माइक्रो प्रोसेसर, बहुत हाई एंड प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो गेमिंग के लिए यूज होते हैं। तो उन तमाम बातों को कोर्स में पढ़ाते हुए मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ साथ ही ये क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर है क्या। तो सबसे पहले ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल एंड क्लॉक ड्रिवन डिवाइस। ठीक है। तो सबसे पहले है कि माइक्रो प्रोसेसर है क्या। तो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसा कि इसके नाम में लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब एक जब प्रोसेसिंग डिवाइस है तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइक्रो और दूसरा प्रोसेसर। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये माइक्रो जो है ये क्या माइक्रो सेकेंड है ना। जैसे माइक्रो मिली ऐसे सेकेंड्स को हम डिवाइड करें तो आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको भी ये समझना है कि ये माइक्रो सेकेंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी अगर स्पीड में बात करें तो माइक्रो जो सेकेंड है उससे बहुत कम टाइम लेता है ये अपने प्रोसेसिंग में। तो ये माइक्रो, फिर माइक्रो कहां से आया, तो माइक्रो जो आया वो है माइक्रोचिप से आया, माइक्रोचिप से। तो अगर 1970s की मैं बात करूं तो उसके बाद जो भी डिवाइसेज ये आए वो माइक्रोचिप के बेस पे आया। उससे पहले हम लोग डायोड ट्रायोड के थ्रू अलग अलग डिवाइसेज डिजाइन करते थे। तो उसके जो पहले के डिवाइसेज हैं उसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर जैसा कोई डिवाइस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रोचिप के बेस पे होने की वजह से जो डिवाइसेज बने वो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। अब माइक्रोचिप क्या होता है, तो माइक्रोचिप होता है सिलिकॉन वेफर पे जब हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट बिल्ड कर देते हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से, तो वो हमारा जो चिप होता है वो माइक्रोचिप कहला जाता है। माइक्रोचिप उसके साइज के से रिलेटेड है ना, कि वो माइक्रो लेवल पे जाके हम चूंकि डिजाइन करते हैं उसको, तो वो माइक्रोचिप कहलाता है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत अभी यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि ये वीएलएसआई का जो टॉपिक है तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं उस सब्जेक्ट को यहाँ कवर करता हूं तो। अब माइक्रोचिप है और प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर सिंपल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। तो दो वर्ड से मिल करके बना है, ये चीज समझ लेना है। अब बना कब है, तो 1970 के बाद, यानी कि 1970 के बाद। तो 70, 1974, 1972 अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके के डिवाइसेस बने। वो हिस्ट्री का पार्ट है, इंट्रोडक्शन के बाद में उसको भी कवर करूंगा। अब बात आती है ये माइक्रो प्रोसेसर ये मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब इसको बहुत से काम में यूज कर सकते हैं आप। चाहे प्रिंटिंग के लिए यूज कर ले, प्रिंट निकाल ले, चाहे मूवी देख ले, चाहे कोई इससे बिग बाजार में जाए तो वहां पे आप बिल कटा लें, काट लें,
है ना, या फिर चाहे तो गेमिंग के लिए यूज कर ले, चाहे तो घर की सारी लाइट्स जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर ले, किसी ऑटोमेशन वाली कंपनियों में कैलकुलेशन के लिए यूज कर ले, चाहे तो उसका सर्वर बना ले, है ना। तो मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल, यानी कि इसको प्रोग्राम करेंगे, ये खुद से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामेबल करने की जरूरत है। तो जब प्रोग्राम करने की बात आ जाती है तो वहां पे क्या होता है कि प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको कुछ इनपुट देना होगा, ठीक है, या कुछ अब प्रोग्राम करेंगे तो जब इनपुट देंगे, साथ ही अब इनपुट देंगे तो ही तो काम होगा। तो उसके को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो प्रोग्रामेबल। अब बात आती है क्लॉक ड्रिवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्लॉक ड्रिवन इसलिए है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सीक्वेंशियल जो डिवाइसेज आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं उसके बेस पे होता है, यानी कि रजिस्टर की बात कर लो, काउंटर, टाइमर्स, ऐसे जो डिवाइसेस यूज होते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने के लिए, वो सारे कंपोनेंट सीक्वेंशियल होते हैं। और आप सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में ये जानते हैं कि वो हमेशा ही एक क्लॉक उनको देना होता है, यानी कि ये क्लॉक ड्रिवन होता है। और क्लॉक ड्रिवन इसलिए भी होता है कि जैसे कोई भी सिंक्रोनाइजेशन में काम करना है, मान लीजिए कि हम प्रिंटर को कमांड देते हैं और आज कमांड दे और 2 दिन बाद निकाले या 1 दिन बाद निकाले, या फिर उस टाइम पे अगर प्रिंटर को कमांड देते हैं तो आपका मूवी चलना रुक जाए, या फिर मूवी के साथ हम कुछ और नहीं कर पाए, तो कितना एम्बैरेसिंग फील होगा। तो इसलिए हमें सारा जो प्रोसेस है माइक्रो प्रोसेसर का वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करता रहे, इसके लिए हम क्लॉक ड्रिवन क्लॉक देते हैं। और अलग अलग क्लॉक पल्स पे जो फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस एक साथ होते हैं, कई सारे फंक्शंस अलग अलग क्लॉक साइकिल में काम करते हैं। तो ये क्लॉक ड्रिवन होता है, और डिटेल में आगे बताऊंगा। रजिस्टर बेस्ड होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर को हम इनसाइड देखें, जब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पे देखिएगा कि इसमें अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर्स क्या है, एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जो कई बार टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और कई बार लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है बिल्कुल, क्योंकि इसको हम 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसी पे काम करता है। दैट रीड्स द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है ना, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, यानी कि जब पहले हम इसको प्रोग्राम करेंगे कि वो कौन सा काम करेगा, फिर जब उसको इनपुट देंगे तो जो जिस तरीके से वो प्रोग्राम किया गया रहेगा उसी तरीके से वो काम करेगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हम प्रिंट नहीं ले सकते हैं, तो पहले उसको उसकी कैपेबल बनाना होगा कि वो फंक्शन परफॉर्म करे। तो इसके लिए हमें पहले से प्रोग्राम करना होगा। प्रोग्राम को छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें प्लस करना है तो हमें क्या करना होगा, ऐड कमांड देना होगा इसको। तो जब ऐड कमांड देना होगा तो ये जो है ये इंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि हमें एडिशन के लिए इसको पहले एक फंक्शन देना होगा, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देना होगा, इसी को ये समझेगा। तो इंस्ट्रक्शन को समझते हो, जब हम प्रोग्राम किए तो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। सो प्रोग्राम मेमोरी, ये कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर होगा। एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट, अगर हम कोई डेटा इसको देना चाहें, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, तो ये उसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद से फिर प्रोसेस करेगा, ठीक है। इसको मैं अभी समझाता हूँ ये डेफिनेशन के बाद। फिर इसके बाद फ्रॉम इनपुट डिवाइस से हम इसको इनपुट देते हैं एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स आउटपुट, और ये क्या करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अब ओवरऑल पिक्चर में बात करूं तो एक एग्जांपल से समझिए। सपोज दैट मैं अभी वीडियो बना रहा हूं और मैं इसको प्रोसेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने कैमरे को या इसकी मेमोरी को निकालूंगा, एक डिवाइस लूंगा, डिवाइस में इनपुट दूंगा, तो वो जिस डिवाइस से इनपुट दूंगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। फिर जब मैं उसको दूंगा तो वहां पे हमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डालना होगा, एक ऑलरेडी प्रोग्राम देना होगा जो इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं इसमें तो, ठीक है, यानी कि हमें कोई पहले से वो प्रोग्राम मेमोरी में लिखना होगा।
इसके बाद से उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म होगा, और जो हमारा वीडियो है वो डायरेक्ट नहीं इनपुट डिवाइस से चला जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल फॉर्म में, और प्रोसेसिंग होने के लिए वो डिजिटली प्रोसेस होगा, और उसके बाद से फिर जब हम आउटपुट लेंगे तो आउटपुट की टर्म्स में डिजिटली आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो माइक्रो प्रोसेसर का जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो अपने आप में कंप्लीट पिक्चर देता है माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को। तो यहाँ पे सिंपल ब्लॉक्स बना करके और मैंने बताया है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मोटा मोटी, वो कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर ये है हमारा टोटल जो ब्लॉक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। और माइक्रो प्रोसेसर में ALU लगा होता है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अलग अलग तरीके के जो अर्थमेटिक या लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर एंड और नेंड, नॉर, एक्सऑर, इस तरीके के, या फिर दो नंबर्स को कंपेयर करना लॉजिकली, तो ये इन तरह के प्रोसेसेस जो होते हैं वो ALU करता है। कंट्रोल यूनिट इसका मेन पार्ट है। वो कंट्रोल यूनिट अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग टाइम, मतलब उनका क्या काम होता है, उसको वो कब हैपन होंगे, मतलब कब वो प्रोसेस करेंगे, ये तमाम ऐसी बातें जो कंट्रोल यूनिट तय करता है। फिर रजिस्टर एरे जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, या फिर कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए हमें चाहिए, तो ये मेमोरी स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं रजिस्टर एरे। रजिस्टर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, और जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स के होते हैं उनको हम लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर एरे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मेन जो कंपोनेंट्स है यही हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम किसी सिस्टम में यूज करना चाहें तो हमें रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि मेमोरी यूनिट एक चाहिए। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का कोई अपनी मेमोरी, अगर मैं बात करूं जहां पे लॉन्ग टर्म स्टोर कर पाए, वो नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मेमोरी यूनिट की जरूरत होती है। ये मेमोरी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जो भी आप जानते हैं उन सारे फॉर्म्स में मेमोरी हो सकती है। और बेसिकली कौन से फॉर्म में यूज होती है, इसको फिर हम मेमोरी जो टॉपिक आएगा इसी के अंदर उसको पढ़ेंगे। बाकी बात आती है इनपुट डिवाइसेस। एक इनपुट डिवाइस यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के लिए भी इनपुट डिवाइस चाहिए, और माइक्रो प्रोसेसर को डेटा देने के लिए भी प्रोसेसिंग किस डेटा पे वो करे, इसके लिए भी हमें इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब प्रोसेस हो जाता है मेमोरी से जिस वन इंस्ट्रक्शन ले करके, तो हमें वो आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट डिवाइसेस भी हमें कनेक्ट करने होते हैं। तो ओवरऑल आउटपुट डिवाइस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिस तरीके के आउटपुट हम लेना चाहें उस तरीके का। तो अभी ये ओवरऑल पिक्चर है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की। नेक्स्ट क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको छोटी छोटी जो बातें हैं माइक्रो प्रोसेसर की वो बताते चलूँगा, और उम्मीद करूँगा कि मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ माइक्रो प्रोसेसर के सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने जो सुझाव हैं उनको ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके और आप तक वीडियो पहुँचाते रहें। साउंड की थोड़ी सी दिक्कत है, इको है, उसको भी दूर करने की मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कि हौसला बना रहे और आगे हम लगातार इस लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें। धन्यवाद।